दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बीपीएससी कंसेप्ट वाला की साइंस मॉड्यूल में। आज हम हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड एस्पेक्ट्स को पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट्स को समझेंगे, इससे रिलेटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। अगर आप देखेंगे तो हर साल इस टॉपिक से करीब 2 से 3 क्वेश्चन आ ही जाते हैं बीपीएससी के एग्जाम में, है ना। और जो क्वेश्चंस होते हैं दे आर वेरी कंसेप्चुअल। आप कितना भी फैक्ट रट के जाएं, अगर उस कंसेप्ट को आप समझे नहीं होंगे तो इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू अटेम्प्ट दैट इन ड्यूरिंग एग्जामिनेशन। तो आज हम उनको एज ए केस स्टडी करके सारे कंसेप्ट्स को समझेंगे। आप इस लेक्चर के ख़त्म होने के बाद आप कोई भी एक प्रैक्टिस बुक, चाहे आप घटना चक्र ही लगा लीजिए या फिर हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसके क्वेश्चंस लगाइए, जो भी हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो आप देखेंगे कि आपके एक भी क्वेश्चन नहीं छूट रहे हैं उससे। ठीक है, हम मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करेंगे। जो फार्मूलाज हैं वो भी देखेंगे, हम याद कर लेंगे फार्मूला को किसी न किसी टेक्निक से। तो हम स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, ये थोड़ा टेक्निकल टर्म है, ठीक है, लेकिन हीट तो आए दिन आप यूज करते रहते हैं। जैसे गर्मी में क्या बोलते हैं, हीट बढ़ गया, ठीक है, या फिर बाहर से कुछ खाना मंगवाया और ठंडा हो गया, आप उसको हीट करते हैं, आप उसको गर्म करते हैं। तो ये काफ़ी कॉमन यूज वर्ड है। थर्मोडायनेमिक्स जो है ना, थोड़ा सा टेक्निकल हो जाता है। जिनका भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग है उनका तो सोना जागना खाना पीना सब इसी के साथ हुआ होगा। बाकी जो फिजिक्स के स्टूडेंट हैं ये भी इससे काफ़ी कुछ कनेक्ट कर सकते हैं अपने आप को, लेकिन हम इतने डीप में नहीं जाएंगे। हम आपको ऐसे चीज़ों को बताएंगे कि अगर आप नॉन साइंस बैकग्राउंड के हैं ना, अगर आपने एकदम से साइंस को टच नहीं किया 10वीं के बाद भी, फिर भी इन कंसेप्ट्स को आप काफ़ी अच्छे से समझ सकते हैं। आप बस लेक्चर को लास्ट तक देखिएगा, ठीक है, उसके बाद कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। वैसे हम भी यहाँ कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चंस को आपको प्रैक्टिस करा दें। तो इस फोटो को देख के ही आपको हीट का एहसास होने लगता होगा, है ना। तो इसी के लिए डाला गया है ताकि आपको हीट फील हो। हीट है क्या असल में? आप आग जल रहा है, आग के करीब जाते हैं तो आपको क्या फील होता है? कुछ तो फील होता है, चेहरा पे गर्म लगता है, बॉडी में गर्म लगता है। अगर आप दूसरे अलग तरह के कपड़े पहने, आपने ऊनी वस्त्र पहने हैं तो आपको थोड़ी सी और गर्मी लगेगी। अगर आपने कॉटन का पहना है तो थोड़ा सा अच्छा लगेगा ठंड के मौसम में, है ना। तो वो जो चीज़ है जो हमको इफेक्ट कर रहा है, जो हमारे सेंसेशन को फील हो रहा है कि कुछ तो आ रहा है उधर से, वो है क्या असल में, है ना। दैट इज एनर्जी। वो एक एनर्जी है। वो कहाँ से कहाँ आ रही है? वो जो आग जल रहा है वहाँ से आके हमारे बॉडी तक आ रही है। कैसे आ रही है? एक मीडिया के थ्रू आ रही है। इन जो मौसम है आसपास का, जो हवा है एटमॉस्फेयर में, उसके थ्रू आ रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है कि ठंड का मौसम है, हमारा देह ठंडा है, हमारी बॉडी तो ऐसे ही थोड़ा तो ठंडा रहेगा एटमॉस्फेयर से के कंपैरिजन में। तो अब ये सोचिए कि ऐसा ही क्यों हो रहा है कि हीट जो है आग से हमारी तरफ आ रही है। हमारी जो बॉडी की हीट है, जो हमारी की बॉडी में जो थोड़ा ठंडापन है, वो उधर क्यों नहीं जा रहा है ना। तो इसीलिए ये यूज है एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंस इन टेम्परेचर। हीट एक ऐसा एनर्जी है जो ट्रांसफर होता है एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में। एक सिस्टम यहां है, एक सिस्टम यहां है, यहां से यहां हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन कब होगा? इलेक्ट्रिसिटी में क्या पढ़ाया था मैंने? इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया था कि एक ऊपर टंकी है, एक नीचे टंकी है। ऊपर वाली टंकी में अगर इतना भी पानी आया और पाइप यहाँ तक है तो पानी आराम से नीचे चला जाएगा। वैसा ही इलेक्ट्रिकल सर्किट में जहाँ पे वोल्टेज ज़्यादा है, जहाँ का पोटेंशियल ज़्यादा है, तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है, मतलब उसके पास इलेक्ट्रिक करंट भेजने की क्षमता ज़्यादा है, तो वहाँ से क्या होगा, करंट फ्लो करना शुरू हो जाएगा नेगेटिव की तरफ। तो वेरी सिमिलर कंसेप्ट इज देयर इन हीट ऑल्सो। हीट में क्या होगा? टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से हीट एनर्जी जो है ट्रांसफर होगी। लेकिन वो टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होगा? जिसका टेम्परेचर आप समझिए, ठंड के मौसम में आप अलाव जला के रखते हैं बीच में और लोग चारों तरफ बैठ जाते हैं और हाथ को सेकते रहते हैं। तो क्या करते हैं? दे आर ट्राइंग टू गेन सम हीट एनर्जी, दे आर ट्राइंग टू गेट सम हीट फ्रॉम दैट अलाव। तो वो अलाव हीट ट्रांसफर क्यों हो रहा है? क्योंकि उनका बॉडी ठंडा है ठंड के मौसम के कारण। लेकिन जो आग जल रहा है दैट इज एट वेरी गुड टेम्परेचर, दैट इज एट वेरी गुड, क्या हाई बोलेंगे, काफ़ी हाई टेम्परेचर है, जो कि हमारे बॉडी के सस्टेनेबिलिटी से भी ज़्यादा है। बट ड्यू टू दैट डिफरेंस, दैट एनर्जी,
दैट हीट इज बीइंग ट्रांसफर्ड फ्रॉम दैट अलाउ टू दैट पर्सन जो अपना हाथ ताप रहा है अलाउ में। तो क्या होगा, एक हीट एनर्जी का एक एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, और जो एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है वो कुछ नहीं बट वही हीट है। आप अगर बोलते हैं कि किसी एरिया का आज कितना है, आज चलो दिल्ली का टेम्परेचर कितना है, दिल्ली का टेम्परेचर आज 12 डिग्री सेल्सियस है, सपोज, हो ही जाएगा नहीं तो 12 डिग्री सेल्सियस अगर है, तो ये जो 12 डिग्री है, ये 12 डिग्री किसके कारण है, ये जो सीजनल वेरिएशन हो रहा है अर्थ के टेम्परेचर में, ठीक है, जो सीजनल वेरिएशन है यहाँ के लैटिट्यूड के और लॉन्गिट्यूड के कारण, ठीक है, जो इंडिया की पोजीशनिंग है उसके कारण। तो वो जो टेम्परेचर है, वो टेम्परेचर और ये एनर्जी वाला जो हीट है उसमें क्या रिलेशन है, वो आप समझने की कोशिश करिए, वो आप थोड़ा सोचिएगा कि ऐसा क्यों नहीं बोलते हैं कि 12 डिग्री हीट है, 30 डिग्री हीट है, पानी बॉयल हो रहा है, अच्छा वो 100 डिग्री हीट है। तो जो टेम्परेचर क्या है, टेम्परेचर जो है ना, इसी एनर्जी को, इसी हीट को मेजर करता है, वो एक वैल्यू बताता है कि आज जो है इस एरिया का जो पोटेंशियल है हीट के टर्म्स में वो 12 डिग्री है, वो 15 डिग्री है, वो 17 डिग्री है, वो 50 डिग्री है, ठीक है। तो आगे भी देखेंगे टेम्परेचर रिलेटेड चीज़। अभी फिलहाल जो हीट का एसआई यूनिट होता है, एसआई यूनिट मैंने ऑलरेडी बताया है पहले के लेक्चर में कि एसआई यूनिट क्या होता है। इसका एसआई यूनिट होता है जूल, याद कर लीजिए, एसआई यूनिट ऑफ हीट का जो एसआई यूनिट होता है दैट इज जूल। कभी कभी हम लोग कैलोरी को भी एज अ यूनिट ऑफ हीट कंसीडर करते हैं, मानते हैं, समझते हैं, लिखते हैं, पढ़ते हैं, ठीक है। तो देयर इज सम रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। अगर जूल को भी हीट का यूनिट मानते हैं, कैलोरी को भी हीट का यूनिट मानते हैं, तो देयर हैज टू हैव सम रिलेशन बिटवीन जूल एंड कैलोरी। तो ये जो रिलेशन है वो ऐसा होता है कि एक कैलोरी बराबर, एक कैलोरी में 4.186 जूल होता है। एक कैलोरी में अगर एक कैलोरी आप बर्न करते हैं दिन का चल के, शरीर की उतनी एनर्जी को बर्न करते हैं आप, दैट मीन्स यू आर लूजिंग 4.186 जूल्स ऑफ एनर्जी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब थोड़ा कंसेप्चुअल पॉइंट ऑफ व्यू को समझते हैं कि हीट क्या आदमी के अंदर होती है, क्या उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो एटम्स हैं, हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा था, जो एटम्स हैं उसके अंदर की एनर्जी है क्या, या फिर उसको किसी तरह से कोई मैकेनिकल इफेक्ट से, कोई इलेक्ट्रिकल इफेक्ट से या कुछ एक्सटर्नल फोर्सेस से उसमें हीट दिया जाता है। आखिर हीट का फंडा क्या है? तो ऐसा है ना कि कोई ऑब्जेक्ट जो है हीट पहले से पोजेस नहीं करता है। ऐसा नहीं है कि आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल एज अ ऑब्जेक्ट इसके पास हीट है। हीट जो टर्म है ना, दिस हीट टर्म इज स्पेसिफिकली फॉर द एटम्स और मॉलिक्यूल्स जो उसके अंदर हैं और उनकी जो काइनेटिक एनर्जी है, जो उनके अंदर जो इंटरनल एनर्जी है, जिसको ओवरऑल बोल रहे हैं हम, काइनेटिक तो एक पार्ट हो गया इंटरनल का, जो उसके अंदर इंटरनल एनर्जी है, उसके कारण जो ऑब्जेक्ट में एज सच हीट का निर्माण हो रहा है, हीट फील हो रहा है, हीट का संश्लेषण हम बोलें वो हो रहा है, वो कुछ नहीं बट उसके जो माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी जो है वही हीट है, ठीक है। और उस इंटरनल एनर्जी को हम क्या कर सकते हैं? बढ़ा सकते हैं। कैसे? फर्स्ट स्लाइड में ही बताया था मैंने कि जो डिफरेंस इन टेम्परेचर है उसकी वजह से एनर्जी हीट ट्रांसफर तो होता है। तो किसी की इंटरनल एनर्जी अगर कम है, किसी के अंदर जो हीट है वो कम है, तो उसको हम हीट दे सकते हैं, उसके हीट को बढ़ा सकते हैं। किस तरह से? अगर कोई उससे ज़्यादा हीट वाला इंसान है, उससे ज़्यादा हीट वाला ऑब्जेक्ट है, तो उससे अपने हीट को ट्रांसफ़र कर सकते हैं। द ऑब्जेक्ट दैट इज़ हैविंग लेस इंटरनल एनर्जी, लो इंटरनल एनर्जी, लो हीट विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जेक्ट। और इसी प्रोसेस को, जिस प्रोसेस से
किसी भी ज़्यादा हीटेड ऑब्जेक्ट से हम कम हीटेड ऑब्जेक्ट में एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं, इंटरनल एनर्जी का ट्रांसफ़र करते हैं ताकि उनके मॉलिक्यूल्स में इंटरनल एनर्जी आ जाए, इसी प्रोसेस को टेक्निकली हम हीटिंग बोलते हैं। आप चिकन गरम करते हैं, चिकन गरम करके क्या करते हैं, चिकन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, बैक्टीरिया नहीं, चिकन के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी इंटरनल एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं। सॉलिड है ना, तो उसकी मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर, तो उसकी इंटरनल एनर्जी को आप बढ़ा रहे हैं। उससे क्या होगा, ऑब्जेक्ट हीट फील होगा, उसमें ज़्यादा टेम्परेचर होगा उसका, वो हॉटर फील होगा। ठीक है, यही मोटा मोटी इसका मतलब है। देखिए जो स्लाइड है ना काफ़ी अच्छे से बनाया गया है, आप इससे रिवीजन भी अच्छे से कर सकते हैं अगर आपने लेक्चर्स को प्रॉपरली देखा है। तो इन PDF को डाउनलोड करिए और इसको 2-3 बार रिवाइज कर लीजिए वापस से। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ ना वो आपके दिमाग में फिर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। हीट काफ़ी पॉपुलर चीज़ है, इसके नाम पे काफ़ी मूवीज़ भी बनी हैं। आप एक छोटा सा एक्सरसाइज कर लीजिए, अगर मोबाइल में देख रहे हैं तो पॉज करिए, गूगल खोलिए, क्रोम में google.com डालिए और टाइप करिए हॉट। अब देखिए क्या आता है उसमें। वेरी गुड। अब क्या करिए, आप फिर से पॉज करिए, फिर जाइए और अब देखिए, टाइप करिए उसमें कोल्ड। राइट, अब क्या आया, कैन यू सी द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन टू? हॉट में क्या दिख रहा है आपको और कोल्ड में क्या दिख रहा है आपको? यस, दिस इज एग्जैक्टली हाउ सोशल मीडिया इज डिफाइनिंग आवर माइंड। वो कैसे हमारे माइंड को डिफाइन के साथ कंट्रोल भी कर रहे हैं। आप हॉट का मतलब आपके दिमाग में कुछ अलग ही चलेगा, कोल्ड बोलेंगे तो कुछ अलग ही चलेगा। ये चीज़ से बच के रहना। दिस वॉज वेरी डिफरेंट, बस एक स्लाइड बनाते समय एक दिमाग में आया तो। बट ये चीज़ आप दिमाग में रखिए कि थिंग्स दैट आर बीइंग शोन टू यू समटाइम्स दैट मे नॉट बी ट्रू इन देयर एक्चुअल सेंस। हो सकता है वो डिवाइस्ड हो सकता है वो आपके लिए डिज़ाइन किया गया हो आपके अनुसार से, क्योंकि अगर ये लिखेगा ना तो ज़्यादा चलेगा। अगर वहाँ आग जला के, अलाव जला के 4 आदमी को बिठा देता ना तो वो नहीं चलता। वहाँ वो फोटो डाला ना इसीलिए चल रहा है। इट्स नॉट लाइक अच्छा एंड खराब, इट्स लाइक पर्सपेक्टिव्स। कोल्ड में वही फ़ोटो क्यों आया, हॉट में वही फ़ोटो क्यों आया, इसका डिफरेंस बस समझाना था मुझे। वैसे एक चीज़ पर्सपेक्टिव बताना था आउट ऑफ दिस साइंस सब्जेक्ट। एनीवेज, विल कम बैक टू द सब्जेक्ट। टेम्परेचर क्या है? टेम्परेचर मैंने बताया कि किसी भी ऑब्जेक्ट में कुछ हीट है, कुछ इंटरनल एनर्जी है, तो उसका जो हीट एनर्जी है उसका डायरेक्शन ऑफ फ्लो क्या होगा, मतलब वो हीट एनर्जी को गेन करना चाहेगा या हीट एनर्जी को लूज करना चाहेगा, वो डिफाइन करेगा टेम्परेचर। मतलब वैलेंसी मैंने बताया था लास्ट टाइम, अगर आपकी वैलेंसी 8 है तो आप कुछ नहीं, आप साइड में हो जाएंगे। अगर आपकी वैलेंस में 1-2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग है तो आप हमेशा चाहेंगे, ढूंढते रहेंगे किसी किसी को, है ना। सेम कंसेप्ट यहां है। अगर आपका टेम्परेचर हाई है तो क्या होगा, आपकी टेंडेंसी होगी हमेशा लूज करने की। अगर आपका टेम्परेचर हाई होगा तो विल ऑलवेज हैव द टेंडेंसी टू लूज। इफ योर टेम्परेचर इज लो you will always have the tendency to gain heat, heat from the body which is having some higher temperature. यही टेम्परेचर का सिग्निफिकेंस है, ये टेम्परेचर का मतलब, ये टेम्परेचर का मतलब समझते हैं आप, और आगे देखेंगे इससे रिलेटेड। तो हीट जो है ना ऑलवेज ट्रांसफर्स फ्रॉम ए सब्सटेंस ऑफ हायर टेम्परेचर टू ए सब्सटेंस ऑफ लोअर टेम्परेचर। ठीक है, और टेम्परेचर क्या होता है, दैट इज अ थर्मल स्टेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट, मतलब एक ऑब्जेक्ट कितना गर्म या ठंडा है उससे वो पता चलता है हमको टेम्परेचर से। एंड दैट एक्चुअली एक्सप्रेसेस दैट एग्जैक्टली एक्सप्रेसेस द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ हीट। तो याद करिए आज से 1-1.5 साल पहले ये आपका एकदम साथी हुआ करता था, है ना। ये नहीं हुआ होगा, ये कुछ लोगों का हुआ होगा, हमारे जैसे लोगों का। क्या करता है ये आपके शरीर के तापमान को मेजर करता है, आप कितने गर्म हैं बुखार के समय। ठीक है, तो मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर की आप ऑब्जेक्ट के का थर्मल स्टेट क्या है,
टेम्परेचर का मैंने बताया था मतलब कि उस ऑब्जेक्ट का थर्मल स्टेट क्या है, दैट थर्मल स्टेट इज बीइंग डिटरमाइंड बाय थर्मामीटर। आपका बुखार कितना है, बॉडी गर्म हो गया, क्यों गर्म हो गया? क्योंकि देयर आर सम अनवांटेड चेंजेस इन द बॉडी दैट बॉडी वांट्स टू रेसिस्ट, एंड इन ऑर्डर टू एक्सक्लूड दैट चेंजेस, इन ऑर्डर टू कम आउट ऑफ दैट चेंजेस, बॉडी गर्म हो जाती है। अगर बॉडी गर्म हो गई तो डिग्री ऑफ गर्म कितना है, आप कितने ज़्यादा गर्म है ना? तो कितने ज़्यादा गर्म है, कम है, उसका एक स्केल है, वो स्केल आगे पढ़ेंगे। तो वो जो स्केल है, उस स्केल के बेसिस पे आप कहाँ ठहरते हैं उसको हम मेज़र करते हैं थर्मामीटर से। मतलब थर्मामीटर डिटरमाइन करता है ना कि आपकी बॉडी, अगर ऐसा स्केल बना दें, एक बहुत बुखार है, ठीक ठाक बुखार है, बुखार होने वाला है, बुखार नहीं है, अरे पगला गए हो क्या, बुखार कहाँ था, ऐसा भी थर्मामीटर बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मरकरी क्या होगा, मरकरी इसी हिसाब से इसमें फैलेगा, यहाँ तक आएगा, किसी किसी का यहीं तक आएगा, है ना, किसी का एकदम यहाँ पहुँच जाएगा, एकदम खुब्बे बुखार है, इसको तो पानी चढ़ाना पड़ेगा। ये जो चीज़ है, ये जो चीज़ हम समझ रहे हैं, इसी को हम बोलते हैं मेज़रमेंट, कि हम टेम्परेचर को मेज़र कर रहे हैं, उसका लेवल जान रहे हैं, उसको समझ रहे हैं, ताकि उसके अनुसार से मेडिकेशन हो। 9900 रहेगा तो हम एक बस डोलो खा के रह जाएंगे, लेकिन अगर 100 से बढ़ेगा, 100 तो 103 हो गया, तो ज़रूर जाएंगे पास के डिस्पेंसरी में या नियर बाय डॉक्टर को दिखाने। दिल्ली में है तो मोहल्ला क्लिनिक चले जाइएगा केजरीवाल जी के पास। तो ये जो मेजरमेंट है, घर में तो हम लोग थर्मामीटर से मेजर कर लेते हैं। आप बड़ी बड़ी स्टील कंपनी में जाइएगा, पावर प्लांट में जाइएगा, कोई भी बहुत बड़ी कंपनी में अगर जाएंगे आप, जिसमें बड़े बड़े इक्विपमेंट्स यूज हैं, तो मोटर जो होता है ना, आपके रूम के साइज का होता है। आपके बाइक के इतना बड़ा वॉल्यूम उनके एक मोटर की कपलिंग का होता है। तो जो गियर बॉक्स और मोटर के बीच की कपलिंग है, उसको अगर टेम्परेचर मापना रहा तो क्या थर्मामीटर से नापेंगे? या फिर स्टील कंपनी में आपके पास जो घर का छड़ बनता है ना, रॉड बनता है, वो क्या होता है, एक स्लैब से बनता है। ये 12 मीटर का एक स्लैब होता है ऐसा। इसको बार बार रोलर के अंदर आगे पीछे करके, या स्ट्रेट रोलर से चला के 14-15 स्टैंड में क्या करते हैं, हम इसको लंबा खींचते हैं। तो हर स्टेज पे इसका मेजरमेंट होता है टेम्परेचर का, कि ये प्लास्टिक स्टेट है या एक्चुअल मेटल किस स्टेट में ट्रांसफॉर्म हो गया, उसके मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है, उस हीट से पता लगाया जाता है। तो हाथ से छू के तो टच करेगा नहीं, थर्मामीटर तो टिकेगा नहीं, तो क्या किया जाए, उसके लिए ये डिवाइस आता है, इसको बोलते हैं हैंड हेल्ड पायरोमीटर। दिस इज द हैंड हेल्ड पायरोमीटर। इसका क्या कंसेप्ट है, ये आप पढ़िएगा गूगल करके, ज़्यादा बताने से फिर ओवरलोड हो जाएगा इन्फॉर्मेशन और समझ में नहीं आएगा। अगर आपको इंटरेस्ट है तो ज़रूर पढ़िएगा। ये बस इतना समझिए कि पायरोमीटर यूज टू मेजर द टेम्परेचर। ये कैसे मेजर करता है ये भी बता देते हैं। इसके अंदर से ना लेज़र लाइट निकलता है, ऐसा लेज़र लाइट निकलेगा ऐसे, ये ऑब्जेक्ट पे पड़ेगा, जिस ऑब्जेक्ट पे ये पॉइंट करेगा, इस ऑब्जेक्ट का ये टेम्परेचर यहाँ दिखाएगा। इसके बेसिस पे ये डिफाइन हो जाता है कि वो ऑब्जेक्ट का डिग्री ऑफ हॉटनेस या कोल्डनेस कितना है, कितना गर्म है। अगर देखेंगे 700 डिग्री सेल्सियस ही है, स्टैंड में जाने से पहले इस 12 मीटर वाले का बाहर निकालो नहीं चलेगा, ये तोड़ देगा अंदर गियर बॉक्स को। तो इसके लिए ये यूज़ होता है। इसके लिए ये कहाँ यूज़ होता है, अगर देखेंगे 100 हो गया क्या, चलो ठीक है डोलो दे दो, 102 हो गया क्या, नहीं चलेगा, डॉक्टर के पास ले जाओ या डिस्पेंसरी ले जाओ, जहाँ ले जाना ले जाओ, लेकिन जान बचाओ। तो डिग्री ऑफ टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं थर्मोमीटर इन हाउस होल्ड एंड पायरोमीटर इन इंडस्ट्रियल पर्पस, और बड़े स्केल पे, कॉमर्शियल स्केल पे, या फिर इससे भी बड़ा होता है। अगर ये इसका भी एक रेंज होता है, जैसे 2500 डिग्री सेल्सियस हो गया, तो इससे ज़्यादा अगर बढ़ेंगे तो क्या होगा, इससे ज़्यादा बढ़ने पे फिर हमारे पास एक आएगा हीट मेजरमेंट के लिए बड़ा सा इंस्ट्रूमेंट रहेगा, फ्लूक का इतना बड़ा, उसमें हाँ एसिड हैंडल लगा रहेगा, इसमें यहाँ पे पूरा स्क्रीन रहेगा, इससे रेडिएशन पता चलेगा एरिया वाइज। तो बहुत सारी चीज़ें हैं दुनिया में अवेलेबल। तो अब जो हम पायरोमीटर और थर्मोमीटर यूज़ करते हैं, ऐसे तो बोलेगा नहीं ना कि ये गर्म, ज़्यादा गर्म है, ये कम गर्म है, कुछ तो उसका पैरामीटर होगा ना, जिसके बेसिस पे वो अपना डिफाइन करेगा चीज़ों को।
जिसके बेसिस पे वो करंट जो रीडिंग है थर्मामीटर की या जो पैरोमीटर की वो देगा। तो वो चीज़ होता है स्केल से। टेम्परेचर का जो है ना अलग अलग स्केल होता है मेजरमेंट का। स्केल का मतलब है कि आप जो घर में स्केल यूज़ करते हैं, आप आंसर राइटिंग करते होंगे कि खाली पेज में दोनों तरफ स्केल ड्रॉ करते हैं ना, तो वो जो स्केल है 15 cm वाला स्केल है या 30 cm वाला स्केल होगा, उससे क्या करते हैं आप, कभी कभार लाइन खींचते थे। बचपन में ज्योमेट्री जब पढ़ते थे तो उसमें 10 सेंटीमीटर की लाइन, 12 सेंटीमीटर की लाइन खींचते थे, फिर कंपास से ड्रॉ करते थे। ठीक है, वो एक आपको रेफरेंस वैल्यू दे रहा था कि आपको 10 सेंटीमीटर ड्रॉ करना, उस स्केल से बनाओ और उस स्केल में वहां तक लाइन खींचो जहां तक 10 ड्रॉ है। वैसे ही हम क्या किए कि ऑब्जर्व किए कि अच्छा इतने तक इंसान ठीक ठाक रहता है, इसके बाद मरने चला जाता है वो। ठीक है, तो 104 के बाद उसका जिंदा हालत नहीं बचता, एकदम अधमड़ा हो जाता है। ठीक है, तो एक काम करो, इसको 104 लिख दो। अब ऐसे तो करेगा नहीं, साइंटिफिकली ही उसको कैलिब्रेशन बोलते हैं, साइंटिफिकली करेगा चीज़ों को। तो धीरे धीरे क्या है ना, डेवलप होता गया, चीज़ डेवलप होता गया और हम स्केल बनाते गए, एक रेफरेंस पॉइंट सेट करते गए। ठीक है, और एक ओवरऑल एक समझ आ गया हमको, एक समझदारी डेवलप हो गई कि टेम्परेचर मेजरमेंट में ऐसे करना चाहिए। अब एक दूसरी बात आ गई, दूसरी समस्या आ गई कि हमारा इंडिया में कितना मिनिमम टेम्परेचर जाएगा। मिनिमम टेम्परेचर जाएगा 2 डिग्री, 0 डिग्री। ऊपर लद्दाख में जाएंगे तो -45 तक जाएगा, -50 जाएगा। ठीक है, सियाचिन जाएंगे तो थोड़ा और कम हो जाएगा। नॉर्मल लेवल पे देखें तो यही 0 से लेके और 45, 47, 48, 49 तक जाता है। साइबेरिया में कितना जाता है, वहाँ -210, -175 डिग्री सेल्सियस बोल रहा हूँ मैं, इतना जाता है। तो ये जो बाद वाला चीज़ है ना, बाद वाला चीज़ एक रेफरेंस वैल्यू सेट करने के लिए यहाँ के हिसाब से तो सेल्सियस ठीक था, लेकिन इससे नीचे चला गया, तो और कुछ चाहिए ना, तो उसके लिए क्या किया, केल्विन यूज़ किया, ताकि एवरी टाइम हमको -73 लिखें, उससे बढ़िया है ना कि पॉजिटिव में 50 लिख दें, एज फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग डिफरेंट स्केल यूज़ करते हैं। तो इससे ये क्लियर हुआ कि हम लोग अलग अलग स्केल की यूज़ करते हैं। अगर टेम्परेचर ही मेज़र करना है तो वर्ल्ड लेवल पे आप एक स्टैंडर्ड बनाइए, जैसे हर चीज़ का स्टैंडर्ड आप बना देते हैं, इसका भी स्टैंडर्ड बनाइए। परेशान क्यों करते हैं स्टूडेंट्स को? लेकिन यही दिक्कत है ना, फिजिकली प्रॉब्लम होता है, अलग अलग जगह की अलग अलग समस्याएं होती हैं। साउथ इंडिया में सबको सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करना पसंद है, बिहार के मैक्सिमम लोगों को सरकारी नौकरी ही पसंद है। तो देयर इज़ अ डिफरेंस इन परसेप्शन। वहीं पे हर अलग कंट्रीज़ में अलग अलग टेम्परेचर है, उसको मेज़र करने के लिए हमको अलग अलग टाइप की स्केल्स चाहिए। तो उसके बेसिस पे हम लोग डिफाइन करते हैं केल्विन स्केल, सेल्सियस स्केल एंड फ़ारेनहाइट स्केल। ठीक है, 3 तरह का स्केल हुआ, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल और फ़ारेनहाइट स्केल। अब अगर दे दिया तीनों चीज़, फॉलोइंग आर द मेजर्स ऑफ या स्केल्स ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, लेंथ, क्या बोलेंगे आप, टेम्परेचर। अब अगर पढ़ रहे हैं स्केल को तो सेल्सियस को थोड़ा अच्छे से पढ़ें। क्या है सेल्सियस? ऐसा स्केल है जहां पे 0 डिग्री सेल्सियस जो है ये डिफाइन करता है कि आइस मेल्ट हो गया, आइस का टुकड़ा है, आइस क्यूब है, ये मेल्ट हो गया, पानी बन गया। कहां पे? 0 डिग्री सेल्सियस पे। और 100 डिग्री सेल्सियस ऐसा पॉइंट है जहां पे ये पानी जो है वो बॉयल होने लगा, है ना, बॉयल होने लगा। तो ये हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस। तो सेल्सियस ऐसा स्केल है जहां पे 0 डिग्री डिफाइन करता है कि पानी, आइस जो है वो, बर्फ जो है वो पानी में मेल्ट हो गया, और 100 डिग्री सेल्सियस जो है वो डिफाइन करता है कि वो पानी जो है वो बॉयल हो रहा है। इससे भी एक एडवांस कंसेप्ट है लेटेंट हीट का, गुप्त ऊष्मा का, वो हम आगे देखेंगे। अगला है केल्विन स्केल। केल्विन स्केल क्या होता है? एक ऐसा स्केल है टेम्परेचर का जहां पे, ये हटा देते हैं इसमें, दिस इज नॉट रेलिवेंट हियर। एक ऐसा स्केल है जहां पे आइस इज मेल्टिंग एट 273 के एंड वाटर इज बॉइलिंग एट 373 के। ठीक है, जहां का नॉर्मल टेम्परेचर ही इतना है, समझिए, वहां के लिए तो आइस मेल्टिंग भी एक पॉइंट होगा ना। हमारे लिए आइस मेल्टिंग कोई बड़ा चीज नहीं है,
लेकिन जो साइबेरिया में रह रहे हैं, जो रशिया के इस पार्ट में रह रहे हैं, उनके लिए तो ये पॉइंट अचीव करना भी एक टास्क है। पानी पीने के लिए उनको ये काम करना पड़ता है, ये तो थोड़ी दूर की बात हो गई। तो ये जो केल्विन स्केल है ना, ये ऐसा स्केल है जिसमें पानी, आइस जो है पानी में बदलता है 273 केल्विन पे, और वही पानी बॉयल होता है 373 केल्विन पे। उसको हम बोलते हैं केल्विन स्केल। अब अगर हम मैच करें केल्विन और सेल्सियस को, तो आप देखिए 0 केल्विन जो है वो -273 डिग्री हो जाता है, और वही 273 केल्विन जो है नियर अबाउट वो 0 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। तो कहीं ना कहीं देयर इज अ कांस्टेंट डिफरेंस बिटवीन सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, जिसको हम एक फार्मूला से भी डिनोट कर सकते हैं, फार्मूला से भी समझ सकते हैं, फार्मूला से भी बना सकते हैं। वो फार्मूला क्या होगा? वो हो जाएगा टेम्परेचर जो कि केल्विन स्केल पे होता है, और जो टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे होता है दैट इज +273। मतलब केल्विन स्केल में 273 माइनस करके, डिफरेंस लेके केल्विन स्केल में हम 273 माइनस करेंगे तो हम सेल्सियस स्केल पे पहुंचेंगे। ये आप याद कर लीजिए। क्या याद करेंगे? केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, केल्विन इज इक्वल टू सेल्सियस प्लस 273, ये याद रखना है। इन दोनों जो स्केल्स हैं इनका कंपैरिजन है। तीसरा आता है फ़ारेनहाइट स्केल। फ़ारेनहाइट स्केल ऐसा स्केल है, इन दोनों स्केल के कंपैरिजन में आप देखें तो ये ऐसा स्केल है जहां पे 32 डिग्री पे पानी फॉर्म में हो जाता है आइस, और 212 डिग्री पे पानी बॉयल होता है। इसका थोड़ा सा अलग है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम देखेंगे इन दोनों के कन्वर्जन का। हमने इसका देख लिया, क्या था इसका क्या था? के बराबर KCR याद आता है ना, KCR, ठीक है। KCR जो है इन्हीं से याद रखेंगे कि K इज इक्वल टू C प्लस 273, ठीक है। अब सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में क्या है? तो सेल्सियस देखिए कि 0 डिग्री जो होता है वो 32 होता है फ़ारेनहाइट का, और 100 डिग्री सेल्सियस जहां पे पानी बॉयल होगा वो 212 डिग्री होता है फ़ारेनहाइट का। तो देयर इज अ डिफरेंस, और ऐसा डिफरेंस है कि डायरेक्ट प्लस माइनस से आप नहीं डिफाइन कर सकते इसको। कैसे करना पड़ेगा इसको किसी फार्मूला के अंदर, किसी एक पर्टिकुलर फार्मूला के अंदर इसको डिफाइन करना पड़ेगा। तो हम उसके लिए फार्मूला भी पढ़ेंगे, ठीक है। फार्मूला ऐसा पढ़ेंगे कि उसको याद कर लेंगे, अदरवाइज याद नहीं किए तो फिर वो एक क्वेश्चन तो उससे रहता ही है, ठीक है। तो फार्मूला क्या है? जय-वीरू वाला फार्मूला है वो, ठीक है। ये जय-वीरू वाला जो फार्मूला है ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का है। इन दोनों के बीच का जो फार्मूला है ना, ये जय-वीरू है। 16 वाले जो जय-वीरू है ना, ये दोनों का रिलेशन है। अमिताभ जो है, नाम नहीं पता मुझे 16 में क्या था इनका, आपको पता होगा तो आप रिलेट कर लीजिए, वो सेंटीग्रेड है, और धर्मेंद्र जो है वो फ़ारेनहाइट है। तो C/5 इज इक्वल टू F-32/9, यही है जय-वीरू की रिलेशन। अगर टेम्परेचर में आपको सेल्सियस और फ़ारेनहाइट स्केल का रिलेशन पूछा तो दैट रिलेशन विल बी इक्विवेलेंट ऑफ जय-वीरू का रिलेशन। जय-वीरू का रिलेशन क्या है कि C/5 इज इक्वल टू F-32/9, एंड दिस इज जय-वीरू रिलेशन। C/5 is equal to F-32/9, ठीक है। अब थोड़ा आप 5 मिनट का रेस्ट ले लीजिए, अदरवाइज अभी जो शुरू करेंगे तो दिस इज़ वेरी कंसेप्चुअल और आप थक जाएंगे। अगर समझ नहीं आया तो यू विल बी लिटरली एग्जॉस्टेड। तो टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, विल कम बैक, यू जस्ट पॉज द वीडियो, मैं वीडियो को कंटिन्यू रखूँगा। आफ्टर दैट यू स्टार्ट द वीडियो। यहाँ से एकदम धड़ाधड़ पढ़ेंगे और सवाल आते ही आते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए, वेलकम बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। तो हम पढ़ रहे थे आज हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स, उसमें हम पढ़ रहे थे टेम्परेचर, हमने मेजरमेंट करना सीख लिया। अब देखेंगे कि किसी मैटर पे उस टेम्परेचर का क्या इफेक्ट है। मैटर मतलब आपकी बॉडी भी हो सकती है। आपकी बॉडी को गर्म करेंगे तो क्या होगा, आपकी बॉडी को ठंडा कर देंगे तो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक को ज़्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा, कोल्ड ड्रिंक को ठंडा कर दिया तो क्या होगा।
ठीक है, मेटल को ज़्यादा ठंडा कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा, जो दो पोल है उसके बीच का वायर है ये, इसको ज़्यादा गर्म कर दिया तो क्या होगा, ज़्यादा ठंडा कर दिया तो क्या होगा। ये सब थोड़ा पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ये बस एक एग्जाम्पल था। कोई सॉलिड है, देखिए किसी भी मैटर का 3 स्टेट होता है, सॉलिड में होगा, लिक्विड में होगा या गैसियस फॉर्म में होगा। तो जैसे जैसे सॉलिड एनर्जी गेन करेगा, एनर्जी लेगा, हम क्या करेंगे, सॉलिड के नीचे एक केटली लगा देंगे, केटल लगा देंगे छोटा सा स्पिरिट वाला जो लैब में यूज़ करते हैं, और यहाँ पे आग जला देंगे तो ये हीट होगा। हीट होगा तो क्या होगा, सॉलिड एक दूसरे से टकराना शुरू कर देगा, एनर्जी गेन करेगा, काइनेटिक एनर्जी गेन करेगा, एंड दैट सॉलिड गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू लिक्विड। हाउ? बाय गेनिंग सम एनर्जी, बाय गेनिंग सम हीट। फर्दर व्हेन वी हीट दैट लिक्विड, उसको फर्दर हम एनर्जी सप्लाई करते रहे तो क्या होगा, दिस लिक्विड विल कन्वर्ट इनटू गैसियस स्टेट। अब हम वापस क्या करेंगे, सेम गैस से एनर्जी हम खींचना शुरू कर देंगे, इसको ठंडा करेंगे। एनर्जी खींचना मतलब क्या हुआ, इसको ठंडा करना है, इसकी एनर्जी को लूज कराएंगे। इसकी एनर्जी को लूज कराएंगे तो क्या होगा, ये धीरे 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 लिक्विड बनेगा, पहले लिक्विड से फिर सॉलिड बनेगा। अब घर में गैस सिलेंडर लाते होंगे तो ठंडा रहता होगा वो काफ़ी, क्योंकि वो लिक्विड स्टेट में रहता है। उसी तरह से लिक्विड से सॉलिड अगर करना है तो उसे और एनर्जी लेंगे हम, उसको और थोड़ा ठंडा करेंगे तो क्या होगा, वो कंप्लीट सॉलिड स्टेट में आ जाएगा। उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है मॉलिक्यूल्स की वो थोड़ी कम हो जाएगी, कम होने की वजह से वो उसका स्टेट जो है वो सॉलिड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो एक फॉर्म ऑफ मैटर जो है दैट गेट्स ट्रांसफॉर्म इनटू अनदर पार्ट। तो वो कौन से फॉर्म से कौन से फॉर्म में कन्वर्ट होता है, तो हम यहाँ से याद रख सकते हैं कि सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड and liquid gets converted into gas. But in reverse, what if we release the energy or if we increase the coldness of that object or that matter, what happens? By decreasing the temperature, gas gets converted into liquid state and liquid gets converted into solid state. So this is the main temperature effect on matter. अगर क्वेश्चन आएगा what will happen if we heat this liquid, वो क्या होगा, गैस में तब्दील होगा। क्या होगा अगर हम गैस को ठंडा करेंगे, तो गैस को जितना ज़्यादा ठंडा करेंगे वो उतना ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में सेटल होगा। आप इसको वाटर साइकिल से रिलेट नहीं कर सकते, ये वाला वाटर साइकिल में आएगा, ये नहीं है। ठीक है, एग्जांपल देखेंगे बाद में, अभी आगे बढ़ते हैं। हमने जो इसमें पढ़ा इससे एक स्टेट आगे बढ़ते हैं, एक स्टेप ऊपर चलते हैं कि कन्वर्ट तो हो रहा है सॉलिड से लिक्विड और लिक्विड से गैस, बट कैसे हो रहा है। ठीक है, विच ऑल फेनोमेना आर अकरिंग वाइल कन्वर्जन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड लिक्विड टू गैस। अगर सॉलिड से लिक्विड हो रहा है तो उसका फॉर्म ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है। अगर आइस जो है वो पानी में बदल रहा है तो क्या हो रहा है, आइस मेल्ट हो रहा है। लिक्विड अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है तो पहले लिक्विड बॉयल होता है, उसके बाद एवोपरेट होता है। ठीक है, वही गैस अगर पानी में बदल रहा है तो क्या होगा, वो कुकर अब जब खोलेंगे या चावल बन रहा है उसको आप ढक्कन को हटाएंगे तो उसमें पानी जमा रहता है। वो क्या हो रहा है, जो गैस निकल रहा है कुकर में पानी से, वो गैस कंडेंस हो रहा है, वो पानी का रूप तब्दील कर रहा है, तो वो कंडेंसेशन बोलते हैं उसको, कंडेंस हो रहा है वो। उसी लिक्विड को और हम फ्रीज करें, हम फ्रीजर में डाल दें फ्रीज के, तो क्या होगा, वो सॉलिड बन जाएगा, आइस बन जाएगा। ठीक है, तो सॉलिड जो है लिक्विड में चेंज होता है कैसे, मेल्टिंग प्रोसेस से। मेल्टिंग प्रोसेस जो है इससे सॉलिड लिक्विड में चेंज होता है। बॉइलिंग जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिससे लिक्विड गैस में कन्वर्ट होता है, या फिर इसको बॉइलिंग या फिर यहां पे एवापोरेशन भी लिख सकते थे। लिक्विड एवापोरेशन होके गैस में तब्दील होता है, बाद में गैस क्या होता है, कंडेंस हो जाता है, लिक्विड बदल जाता है। फर्दर ये लिक्विड फ्रीज होके सॉलिड बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस में कन्वर्ट हो जाता है थ्रू सब्लिमेशन। सब्लिमेशन इज अ प्रोसेस बाय विच सॉलिड गेट्स डायरेक्टली कन्वर्टेड इनटू गैसियस स्टेट। ये स्लाइड बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से देखिए, समझिए,
1 मिनट पॉज करिए, मैं पूरा इरेज कर देता हूं, 1 मिनट पॉज करिए, अगर लिखना है तो लिख लीजिए, बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट और दिस विल सेट अ बेस फॉर फर्दर स्टडी इन हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसको देख के एक लंबा सांस लीजिए आप। दिस इज द मदर स्लाइड, दिस इज द ब्यूटीफुल स्लाइड। हमने पहले देखा कि सॉलिड लिक्विड गैस में ट्रांसफॉर्म हो रहा है टेम्परेचर चेंज से। हम एक स्टेप उससे ऊपर गए कि सॉलिड लिक्विड में तो बदल रहा है, लेकिन कैसे बदल रहा है। हम उसके मॉलिक्यूलर स्टेटस में नहीं गए, हम एक फिजिकल लेवल पे देख रहे थे कि क्या प्रोसेस हो रहा है। अब हम थोड़ा उसके मॉलिक्यूलर लेवल पे घुसेंगे कि मॉलिक्यूल में क्या चल रहा है। ये स्लाइड समझने के बाद आपको तकलीफ नहीं होगी इन दोनों स्लाइड को समझने में और आगे के जो भी टॉपिक्स हैं उनको समझने में। तो इस स्लाइड को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होकर समझिएगा। नहीं समझ आए फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, फिर नहीं समझ आए फिर से बैक करिए, फिर से देखिए, फिर भी नहीं समझ आए मैसेज करिए, समझाएंगे। पिछले 2 स्लाइड में हमने देखा कि सब्सटेंसेस कैन चेंज वन स्टेट टू अनदर, सॉलिड लिक्विड में और लिक्विड गैस में कन्वर्ट तो हो रहा है, ठीक है, हो गया कन्वर्ट। लेकिन वो चेंज कौन सा है? फिजिकल चेंज है ना। जो चेंज हो रहा है सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, दैट मीन्स मैटर इज गेटिंग कन्वर्टेड फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस। मतलब एक फिजिकल चेंज हो रहा है उसमें। फिजिकल चेंज से उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं उसमें चेंज होता है क्या? उसमें चेंज नहीं होता है। मॉलिक्यूल्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है, उसके कंपोनेंट्स में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता है। क्या ट्रांसफॉर्मेशन होता है? ट्रांसफॉर्मेशन होता है जस्ट कि हाउ दे आर अरेंज्ड, हाउ पार्टिकल्स आर अरेंज्ड, हाउ देयर अरेंजमेंट इज, हाउ द एनर्जी इज बीइंग ट्रांसफॉर्म्ड। कि लिक्विड से गैस में जाएगा तो उसको और काइनेटिक एनर्जी चाहिए, तो वो एनर्जी कहाँ से आएगी? उनका एनर्जी का फॉर्म चेंज होता है, उनके मॉलिक्यूलर का अरेंजमेंट चेंज होता है। देयर इज नो एनी सच पार्टिकल चेंज इन दैट सब्सटेंस। अब हम शुरू से सॉलिड से स्टार्ट करेंगे। सॉलिड को हीट करते हैं तो क्या होता है? पार्टिकल एनर्जी गेन करती है। पार्टिकल एनर्जी गेन कर लिया, राइट? अब जब पार्टिकल एनर्जी गेन किया तो क्या होगा? वो दौड़ना भागना शुरू करेगा। आपको 5-10 हज़ार बोल दें कि जाओ खर्चा करो, आप क्या करेंगे? जाएंगे मस्त। बिहार में तो काले पानी के नाम पे कोका कोला मिलेगा, दिल्ली में है, झारखंड में है, वेस्ट बंगाल में है तो थोड़ा काला पानी के नाम पे कुछ और मिल सकता है। तो आपको अगर पैसा मिले तो आप जाएंगे ना उधर। आप में एनर्जी आ रही है ना, आपको मोटिवेशन मिल रहा है ना। तो उसके कारण क्या होता है ना, आप में वाइब्रेशन शुरू हो जाता है। आप में वाइब्रेशन जो शुरू होगा ना, तो आपका जो इंटरेस्ट था पढ़ने का, बीपीएससी 50 दिन बचा है और पढ़ लेते हैं, तो ये वाला बॉन्ड जो है ना, ठीक है पढ़ लेंगे ना, 50 दिन है अभी, तो फिलहाल जो जेब में है उससे थोड़ा एंजॉय करते हैं। दैट मीन्स कि वंस यू आर लूजिंग योर फोकस फ्रॉम द स्टडीज, तो आपको और स्टडीज को जो फोर्स बाइंड करके रख रहा था वो लूज हो जाएगा। उससे क्या होगा कि आपका दायरा बढ़ जाएगा फोकस का, है ना। आप सिर्फ पढ़ाई पे नहीं, सिर्फ बुक्स पे नहीं, सिर्फ घटना चक्र पे नहीं, आप बाहर की चीज़ों पे भी ज़्यादा ध्यान देंगे। तो ये हो रहा है सॉलिड में। सॉलिड में जैसे ये एनर्जी दे रहे हैं ना, तो उनके पार्टिकल्स जो है वाइब्रेट हो रहे हैं। जैसे जैसे वो वाइब्रेट हो रहे हैं तो दे आर वीक, द forces between two particles are weakening. That forces are actually keeping those particles together. As that force is weakening, तो क्या होगा? Solid expand मीडियम में आ जाएगा, वो फैलना शुरू कर देगा, क्योंकि जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस थे वो वीकन हो रहे हैं और पार्टिकल्स बिखर रहे हैं। तो एक स्टेज ऐसा आ जाएगा कि पार्टिकल के पास इतनी एनर्जी रहेगी नहीं कि उसके अपने पोजीशन से तोड़ के बाहर आ जाएगा वो, ठीक है। उनका जो कैकून था ना, उससे बाहर आ जाएंगे वो। उसको बोलते हैं मेल्टिंग। और इसी दौरान सॉलिड जो है लिक्विड में बदल जाता है। हमने एनर्जी सप्लाई की, पार्टिकल्स वाइब्रेट होना शुरू हो गए,
तो इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस जो थे वो वीकन हो गए। जैसे जैसे ये वीकन कमजोर हुए तो इन्होंने अपना एक्सपेंशन शुरू कर दिया। जैसे जैसे एक्सपेंशन शुरू किया, या दौड़ने भागने के लिए ज़्यादा जगह चाहिए तो ज़्यादा जगह तक दौड़ने भागने लगे। जैसे जैसे ये ज़्यादा दौड़ने भागने लगे तो अपने अपने पोजीशन को ब्रेक करने लगे। जैसे ही अपने पोजीशन को उन्होंने ब्रेक किया तो उससे क्या हुआ, मेल्टिंग हो गई। और यही मेल्टिंग के कारण क्या होता है, एक सॉलिड जो है वो लिक्विड में ट्रांसफॉर्म हो जा रहा है। तो देयर इज ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड एंड दिस इज कॉल्ड मेल्टिंग। तो हमने देख लिया कि हाउ सॉलिड इज कन्वर्टेड इनटू लिक्विड बाय द यूज ऑफ टेम्परेचर, और हाउ टेम्परेचर इज डिटरमाइनिंग, हाउ टेम्परेचर इज अफेक्टिंग द चेंज ऑफ फेज ऑफ ए मैटर। अब हम चलेंगे लिक्विड से गैस की तरफ। तो फर्दर हम लिक्विड को अगर गैस में हीट करते रहें, इसको यहाँ भी अगर हम केटल लगा दें, यहाँ भी हीट करते रहें, तो क्या होगा, ये पार्टिकल जो ऑलरेडी अपने पोजीशन से फ्री हो चुका है और ज़्यादा तेज़ी से वाइब्रेट करने लगेगा और उनके पास एनर्जी आ जाएगी। जैसे उनके पास और एनर्जी आएगी तो और ज़्यादा तेज भागेंगे। जैसे जैसे और तेज भागेंगे तो उनका जो बॉन्ड है, लिक्विड वाला जो बॉन्ड है, वो भी कमज़ोर होना शुरू हो जाएगा। अब देखिए, सॉलिड में कुछ बॉन्ड था, लिक्विड में कुछ बॉन्ड था, थोड़ा डिफरेंस था, लेकिन ज़्यादा भागने से, ज़्यादा एनर्जी से और भी ज़्यादा बॉन्ड कमज़ोर हो जाएगा। तो ये बॉन्ड कमज़ोर होने से क्या होगा कि लिक्विड का फर्दर डिसइंटीग्रेशन हो जाएगा और एट सर्टेन टेम्परेचर एक ऐसा ब्रेकडाउन टेम्परेचर आएगा जहाँ पे पार्टिकल के पास इतनी भी एनर्जी नहीं रहेगी कि सॉलिड की जो मिनिमम कोहेसन स्ट्रेंथ है उसको पकड़ के रखे, और वो एवापोरेट होना शुरू हो जाएगी, गैस में तब्दील होना शुरू हो जाएगी, एंड देयर लिक्विड कन्वर्ट्स इनटू अ गैस। There is the time, there is the moment when liquid is getting converted into the gas. ठीक है, तो that process is called evaporating. Melting से क्या हुआ, सॉलिड लिक्विड में गया, लिक्विड एवोपरेट होके क्या बनाया, गैस। अब उल्टा देखेंगे, गैस अगर कंडेंस हुआ, अगर आप ढक्कन को उठाते हैं तो गैस क्या होता है, पानी में बदला हुआ रहता है, उसको बोलते हैं कंडेंसेशन। यहाँ पे गैस को एनर्जी जो लूज हो रहा है, एनर्जी लूज हो रहा है, तो जो उसके मॉलिक्यूल्स हैं वो एनर्जी लूज कर रहे हैं, तो धीरे धीरे स्लो मूवमेंट है, उनका काइनेटिक एनर्जी कम हो रहा है, तो धीरे धीरे लिक्विड में जितना, लिक्विड बनने के लिए जितना कोहेशन स्ट्रेंथ चाहिए उस स्ट्रेंथ को पकड़ रहा है वो। जैसे ही उस स्ट्रेंथ को पकड़ रहा है तो वो लिक्विड फॉर्म में चेंज हो जा रहा है। अब आते हैं लिक्विड पे। लिक्विड से भी फर्दर हम अगर एनर्जी को लूज कराएं तो क्या होगा, देयर इज फर्दर ए फेज ट्रांसफॉर्मेशन एंड दैट लिक्विड गेट कन्वर्टेड इनटू सॉलिड, एंड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। लिक्विड पानी है, पानी से बन गया आइस, और इस आइस का बनेगा क्यूब, क्यूब को डालेगा ग्लास में, उसमें डालेगा काला पानी। होप अच्छे से समझ में आ गया होगा ये स्टेट चेंज जो है, ठीक है। अब जो हमने एक एक प्रोसेस को पढ़ा फेज ट्रांसफॉर्मेशन में, वो अब एक एक प्रोसेस को पकड़ के देखेंगे कि मेल्टिंग है, एवोपरेशन है, सब्लिमेशन, हाँ सब्लिमेशन एक छूट गया। एक ऐसा भी प्रोसेस है ना जिसमें सॉलिड जो है डायरेक्ट गैस बन जाता है। आप लकड़ी रखे, लकड़ी देखेंगे वो तो हवा में बदल गया। सपोज अगर ऐसा होता है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सब्लिमेशन, ठीक है। तो जो मेल्टिंग है, मेल्टिंग क्या होता है, मेल्टिंग होता है कि सॉलिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू लिक्विड। जैसे आइस गेट्स कन्वर्टेड इनटू वाटर इन योर ग्लास, तभी तो आप पी पाओगे ना काले पानी के साथ। तो वो होता है मेल्टिंग, द प्रोसेस इन विच द सॉलिड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड बाय हीटिंग। हीट करने से सॉलिड कन्वर्ट होता है लिक्विड में। कैसे होता है ये समझ लिया था हमने, पार्टिकल पार्टिकल समझ के पढ़ के। तो मेल्टिंग पॉइंट जो होता है दैट इज द टेम्परेचर एट विच सॉलिड मैटर मेल्ट्स एंड कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और यही जो टेम्परेचर होता है, यही सर्टेन टेम्परेचर जो बात किया था, ये सर्टेन टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट ही होता है कि उस मेल्टिंग पॉइंट पे वो सॉलिड मैटर जो है वो मेल्ट हो जाएगा और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा उस पर्टिकुलर एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। जैसे आइस मेल्ट हो जाता है 0 डिग्री सेल्सियस पे, एंड आइस जो है मेल्ट हो जाता है पानी में 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो एक सवाल आएगा, क्या सबका मेल्टिंग पॉइंट बराबर ही होता है क्या?
जितने भी सॉलिड हैं जो भी मेल्ट करते हैं, आप चॉकलेट है, वैक्स है, पानी है, आयरन है, क्या वो सेम टेम्परेचर सेम मेल्टिंग पॉइंट पे मेल्ट होते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं। यूनिवर्सलाइज बहुत कम होता है इन सब चीज़ों में। देयर इज ऑलवेज ए डेफिनेट मेल्टिंग पॉइंट ऑफ ए सर्टेन मैटर दैट डिपेंड्स ऑन देयर केमिकल कंपोजिशन, केमिकल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे आइस का मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेल्सियस है, वैक्स मोम का मेल्टिंग पॉइंट 63 डिग्री सेल्सियस है, और आयरन का, लोहे का क्या होता है मेल्टिंग पॉइंट 1535 डिग्री सेल्सियस होता है। तो मेल्टिंग पॉइंट किसी भी सॉलिड का है क्या बताता है? कि मेल्टिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स इन ए सॉलिड लूजेस इट्स कोहेशन स्ट्रेंथ, एंड दैट इज द पॉइंट ऑफ ब्रेकडाउन ऑफ फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स। अगर उनके बीच ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, अगर आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बोलते हैं 1535 डिग्री सेल्सियस है, इसका क्या मतलब है? कि उनके बीच के उनके अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ह्यूज है। उसको तोड़ने के लिए ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, और ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी जब तक वो 1535 डिग्री तक नहीं पहुंचाएगा तब तक यू कैन नॉट ब्रेक दैट हाई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन दैट पार्टिकल्स। तो इसको हम लोग कहेंगे मेल्टिंग। यही पूरा फंडा है मेल्टिंग का, इससे ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है आपके लिए। अब आते हैं बॉइलिंग पे। बॉइलिंग पे, या फिर दिस ऑल्सो कैन बी टर्म्ड एज एवापोरेशन, प्रोसेस बाय विच लिक्विड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू वेपर बाय हीटिंग इज कॉल्ड द बॉइलिंग। बॉइलिंग क्या होता है? कि लिक्विड कन्वर्ट हो जाता है वेपर में। मतलब आपके पास पानी है, पानी को आपने गर्म कर दिया तो वो वेपर बन जाएगा, भाप बन जाएगा। वो प्रोसेस को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग। अब ऐसा टेम्परेचर जहां पे ये वाला ब्रेकडाउन होता है, ये सर्टेन टेम्परेचर, ठीक है, ये सर्टेन टेम्परेचर जो है उसी टेम्परेचर पे पानी बॉयल होगा और वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा काफ़ी फास्टली एक सर्टेन एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे। ये लिखने का ये मतलब होता है ना कि अगर आप एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज करते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट विल वैरी। इफ़ यू कीप द एटमॉस्फेरिक प्रेशर एज कांस्टेंट, द बॉइलिंग पॉइंट विल रिमेन कांस्टेंट, एंड यू कैन टेक योर मेजरमेंट्स, यू कैन हैव योर एक्सपेरिमेंट्स वेरी एफिशिएंटली, सर्टेनली, और एक सर्टेन वैल्यूज आएंगे। अगर एटमॉस्फेरिक प्रेशर चेंज होता है तो देयर कुड बी सम एरर्स इन योर एक्सपेरिमेंट। तो सेम क्वेश्चन यहाँ भी है, क्या बॉइलिंग पॉइंट सारे लिक्विड का सेम होगा? क्या काला पानी का और नॉर्मल पानी का सेम होगा बॉइलिंग पॉइंट? हो सकता है अलग हो जाए, ठीक है, या है ना, पहली नंबर पे है वाटर भी है और मरकरी भी है। मरकरी का देखिए बॉइलिंग पॉइंट काफ़ी ज़्यादा होता है, 357 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक है। देखिए जो भी मैटर इस स्लाइड में, इन पीपीटीज में, प्रेजेंटेशन में जो बताया जा रहा है, जो कंटेंट है वो आपके लिए रेलिवेंट है और इससे ज़्यादा पूछने के आसार नहीं होते हैं बीपीएससी परीक्षा में। तो आप इसको अच्छे से समझिए और इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको करिए, कंसेप्ट भी रहिए, क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएगा, ये 100% है। अब कंडेंसेशन क्या होता है? कंडेंसेशन एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे फिजिकल चेंज होता है। कहाँ से कहाँ? गैस से लिक्विड जो होता है। लिक्विड से तो गैस बना दिए, लेकिन आप ये केटली के ऊपर ऐसे रखेंगे तो यहाँ पानी जम जाएगा, या फिर प्रेशर कुकर में आप रखेंगे ना तो उसके अंदर देखेंगे पानी रहेगा। चावल बनता है तो चावल का ढक्कन जैसे ही हटाते हैं तो क्या होता है? एक तो बॉयल होकर पानी गिरता है और कुछ ऊपर भी उसके ढक्कन पे भी जमा रहता है, तो वो कंडेंसेशन होता है गैस का। तो वो जो फेनोमेनन है उसको बोलते हैं वेपोराइजेशन, मतलब वेपर बनने की प्रक्रिया, उसको वेपोराइजेशन बोलते हैं। अब देखिए ये फ्रीजिंग, ये बहुत क्रूशियल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अलग अलग तरह के काले पानी में अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट्स होते हैं। तो एक तरह के काला पानी में जो है ना, एक अलग तरह का इंग्रेडिएंट ये यूज़ होता है, इसके बिना वो अच्छा नहीं लगेगा, मतलब लगेगा कि फीका है, कुछ तो मिसिंग है। तो इसको बोलते हैं आइस क्यूब्स। ज़रूरत नहीं पड़ेगी इसकी बिहार में। नहीं, वैसे मॉकटेल्स में भी डालते हैं इसको, आइस क्यूब को। बदनाम नहीं कर रहा मैं आइस क्यूब को, ठीक है। तो फ्रीजिंग एक ऐसा फेज ट्रांजिशन है ना जिसमें लिक्विड इज टर्निंग इनटू द सॉलिड। मतलब ये जस्ट ऑपोजिट हो रहा है कि जब आपका लिक्विड जो है, पानी है, वो आइस में कन्वर्ट हो जा रहा है और इसका टेम्परेचर जो है एक सर्टेन डिग्री से जैसे ही नीचे आएगा फेज कन्वर्जन स्टार्ट हो जाएगा। तो क्या है? ये एग्जैक्टली उल्टा है मेल्टिंग का। दिस इज जस्ट द कॉन्ट्रास्ट ऑफ मेल्टिंग एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड द फ्रीजिंग, एंड द पॉइंट एट विच the liquid starts getting converted into solid is called the freezing point. Freezing point क्या है? On cooling a liquid,
टेम्परेचर एट विच इट टर्न्स इनटू द सॉलिड इज कॉल्ड द फ्रीजिंग पॉइंट। एंड देन पानी का फ्रीजिंग पॉइंट कितना है, 0 डिग्री सेल्सियस। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी हम करेंगे कि ठंडे प्रदेश में हम पानी को इंजन में फ्रीज नहीं होने देना है, उसके लिए हम क्या करते हैं, क्या ऐड करते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में। अगर आपको आता है तो जरूर मन में सोचिए और अपनी कॉपी पर लिख लीजिए। आगे चलते हैं। हमने देखा मेल्टिंग, हमने देखा एवापोरेशन, हमने देखा वही बॉइलिंग जो था, फिर हमने देखा फ्रीजिंग, एक तो छूट गया सब्लिमेशन। सब्लिमेशन एक ऐसा चीज है ना कि हीट करने से सॉलिड जो है डायरेक्टली चेंजेस इनटू वेपर, और कूलिंग जैसे करेंगे तो वेपर चेंजेस इनटू सॉलिड। आप कपूर देखिए, सॉलिड है ना, लिक्विड बनता है क्या हीट करने पे? नहीं बनता है ना। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। क्या होता है, आइस मेल्ट करके एवापोरेट करके यहां बनेगा, मतलब आप प्री दे रहे हैं, मेंस दे रहे हैं, इंटरव्यू दे रहे हैं, तब आपको मिल रहा है एसडीएम का। इन लोग क्या कर रहा है, डायरेक्ट सेटिंग करके पहुंच जा रहा है एसडीएम तक। तो दिस इज सब्लिमेशन, दिस इज वेरी एनालॉजिकल टू सब्लिमेशन। जो डायरेक्ट देने की प्रक्रिया है, एसडीएम बनने की प्रक्रिया है, उसको आप सब्लिमेशन से ही रिलेट कर सकते हैं कि ना पीटी दिया ठीक से, ना मेंस दिया ठीक से, ना इंटरव्यू में बोलने आता है, लेकिन बन गए सीनियर डिप्टी कलेक्टर, तो वो हो जाएगा सब्लिमेशन की प्रक्रिया। वही डी सब्लिमेशन होगा जब कोर्ट बोलेगा कि भाई तुम तो चोर हो, तुम तो 420 के अंदर सीनियर डिप्टी कलेक्टर बने हो, उनका क्या हो जाएगा, डी सब्लिमेशन हो जाएगा। वो डी सब्लिमेशन से क्या होगा, स्टीम कंडेंसेस इनटू वाटर एंड वाटर गेट्स सॉलिडिफाइज इनटू आइस। दिस इज कॉल्ड सब्लिमेशन। तो एवापोरेशन वाज वेरी सिमिलर टू बॉइलिंग। बॉइलिंग के एक प्रोसेस में एवापोरेशन आता है। ये एग्जैक्टली क्या है कि द प्रोसेस इन विच लिक्विड टर्न्स इनटू वेपर्स बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है, इसको एवापोरेशन बोलते हैं। इट मे अकर एट रूम टेम्परेचर। मतलब ये अगर बॉइलिंग पॉइंट है लिक्विड का, तो पानी को जैसे गर्म करेंगे उसका टेम्परेचर यहाँ जैसे ही पहुंचा ना, वो क्या डायरेक्ट वेपर में कन्वर्ट होना शुरू हो गया, बॉयल नहीं हुआ। ठीक है, तो फेज कन्वर्जन से पहले ही वो एवापोरेट होना शुरू हो गया। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे एवापोरेशन। जैसे सूखे कपड़े जो हैं, सॉरी गीले कपड़े जो हैं, वो एवापोरेशन ऑफ वाटर की वजह से सूख जाते हैं। जैसे पॉन्ड है, पॉन्ड क्या होता है, पॉन्ड का पानी सूख जाता है पानी के एवापोरेशन के कारण, उसमें बॉयल नहीं होता है। आप पॉन्ड में जाके नहीं देखेंगे कि पानी बॉयल हो रहा है, वो सूख जाता है। ठीक है, तो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन बॉइलिंग एंड एवापोरेशन। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते हैं ना, रेट ऑफ एवापोरेशन बढ़ता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यू मस्ट लर्न दिस, यू मस्ट राइट समवेयर एंड मस्ट रिवाइज दिस। द टेम्परेचर इंक्रीजेज द enhances the rate of evaporation, and the rate of evaporation of any liquid is maximum at its boiling point. These two points are extremely important कि किसी भी लिक्विड का उसके बॉइलिंग पॉइंट पे रेट ऑफ एवापोरेशन जो है वो मैक्सिमम होता है, मतलब एवापोरेशन स्टार्ट हो जाता है। तो जैसे जैसे बॉइलिंग पॉइंट के नज़दीक आएगा तो क्या होगा, एवापोरेशन वो फास्ट हो जाएगा, वो तेज हो जाएगा, और वो दैट विल रीच इट्स मैक्सिमम, दैट विल रीच इट्स जेनिथ। तो इन केस ऑफ लो ह्यूमिडिटी इन एयर, एयर में अगर ह्यूमिडिटी कम है और एवापोरेशन रेट हाई है तो वाटर क्या होता है, बहुत जल्दी एवापोरेट हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे ह्यूमिडिटी बढ़ेगी एयर की, वैसे वैसे एवापोरेशन रेट कम हो जाता है। क्यों? क्योंकि पानी में क्षमता, एटमॉस्फेयर में क्षमता ही नहीं रहेगी उस पानी को होल्ड करने की, उस एवापोरेटेड जो गैस है उसको होल्ड करने की, क्योंकि ह्यूमिडिटी ऑलरेडी ज़्यादा है, पानी का कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में। तो अगर ह्यूमिडिटी ज़्यादा है तो एवापोरेशन कम होगा, ह्यूमिडिटी कम है तो एवापोरेशन ज़्यादा होगा। देयर इज अ contrast relation between these two, there is a inverse relation between these two. Low humidity gives high evaporation rate, high humidity gives low evaporation rate. अब आते हैं latent heat पे, ये होता है गुप्त ऊष्मा। ऐसा करते हैं कि latent heat के बाद वाला जो चीज़ है वो हम अगले लेक्चर में करते हैं, कि ऑलरेडी लग रहा है कि वीडियो इट वेंट बियॉन्ड 50 मिनट्स, तो इट वॉन्ट बी टेनेबल, इट वॉन्ट बी गुड। ठीक है, तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में। विल बी सॉल्विंग सम क्वेश्चंस, सम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एंड अब देखिए आपको कुछ इस हिसाब से केस स्टडी करके मैं आपको सारी चीज़ें बता दूंगा कि घड़ा में पानी ठंडा क्यों रहता है, कॉटन क्लोथ्स पहनने से ठंडा क्यों लगता है, स्टीम और बॉइलिंग वाटर में स्टीम ज़्यादा पावरफुल क्यों होता है, फ़ैन और डेजर्ट कूलर से कैसे सूखता है, क्वेश्चन आ भी चुका था। ठीक है, उसके बाद कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चन को समझेंगे, काफ़ी डिटेल्ड में एनालिसिस करेंगे, बहुत सारी चीज़ें हैं पढ़ने के लिए अभी बाकी।
ठीक है, वाटर का बिहेवियर क्या है, ये सब वेरी प्रिविलेंट क्वेश्चंस होते हैं और क्वेश्चन आते ही इसी से हैं। ठीक है, तो हम अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। कीप लर्निंग, बाय बाय।